हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर ए शक्तिवेल हमारे साथ हैं, जो अध्यक्ष हैं तिरुपुर निर्यातक संघ के। स्थिति वहां पर क्या है डॉक्टर ए शक्तिवेल? अभी तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, हालात का जायजा लिया जा रहा है, मजदूरों से बातचीत हुई है। क्या ये प्रवासी मजदूर अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या अभी भी वो वहां से जाने की कोशिश में हैं? नमस्कार। इधर ऐसा लास्ट वीक थोड़ा प्रॉब्लम था, बट उसमें सब मिसक्रेंट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के फेक मैसेज भेजा था। उस टाइम थोड़ा ट्रबल होने के बाद हम लोग को एसोसिएशन और फीओ के साथ हम क्या किया, एक अपील किया था हिंदी में सब वर्कर्स को तिरुपुर में। वो सब फैक्ट्री में वो हमारा अपील ब्रॉडकास्ट किया। उसके बाद अब एक नंबर भी दिया, ये नंबर पे आप कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो वर्कर्स ने भी काम हो गया। और कल हमारा फैक्ट्री में बिहार से ऑफिशियल 3-4 ऑफिशियल आया था, फिर तमिलनाडु और कलेक्टर भी साथ था, फिर हमारा डीजीपी, एडीजीपी एंड अदर ऑफिसर्स आल्सो देयर। सो दे वर टॉकिंग टू द बिहार वर्कर्स। अलग अलग बात किया, पूछा जाता क्या आपका कुछ प्रॉब्लम है, आपका कुछ डर है इधर डरने के लिए। सब लोग को बोला साथ नहीं, हम लोग को तो इधर 7-8 साल काम कर रहा है। अब 8-4 साल काम कर रहा है और इनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस मामले को हल कर लिया गया और ये भी दिखा इसमें कि कैसे दोनों सरकारों ने साथ आकर, यानी कि वहां पर मुख्यमंत्री, वहां पे नीतीश कुमार और इधर स्टालिन, दोनों ने मिलकर इस बात को हल किया है। लेकिन जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे वीडियोस, इससे काफी तनाव भड़का था। अंजुमारा, ये एक सूझबूझ दिखाई दी है दोनों तरफ से, पर बिहार में इसको लेकर काफी रोष था। इसके ऊपर मामला बिगड़ भी सकता था क्योंकि कई गलतफहमियां खड़ी हो रही थी और वहां से डर के मारे बिहार के मजदूर जुट जाते हैं काम करने को। लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। कि माना जाए कि दोनों तरफ से बातचीत हो गई और ये मामला सेटल हो गया है, या क्या माहौल है इसको लेकर? जी बिल्कुल नगमा जी, जिस तरह से 3-4 दिन से आप देख रहे थे बिहार में किस तरह से हंगामा विपक्ष इस विषय को लेकर के कर रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा इस तरह के विषय, गंभीर विषय जब भी आते हैं तो उसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ इन विषयों को वो लेते हैं। और यही कारण है कि बिल्कुल ऑन टाइम उन्होंने तमिलनाडु की सरकार से बात किया, सारी बातों को समझने का उन्होंने प्रयास किया और एक टीम गठन करके जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हमारे बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी उसमें हैं, उन लोग जाकर के बिहार के लोगों से बातचीत किया उन्होंने। लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आए। लेकिन जो दोनों प्रधानमंत्री और दोनों स्टेट के पदाधिकारियों ने जो वीडियो जारी किया है, वीडियो जारी करके उन्होंने कहा है कि टोटल वीडियो फेक था, फैब्रिकेटेड था और तनाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। और एफआईआर बिहार में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अमन नाम का एक लड़का है जमुई का, और तमिलनाडु सरकार ने भी 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भी है जिनका नाम प्रसाद पटेल उरांव है, और एक कोई तनवीर करके जो यूट्यूबर है। उन लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि दोनों सरकार, प्रदेश की सरकारों ने आपसी तालमेल के साथ समय बहुत यहाँ पे बिल्कुल अच्छी बात है कि दोनों सरकारों ने तालमेल दिखाया। मामले जो दर्ज हुए हैं उसमें कई लोग हैं, लेकिन एक नाम आता है जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ बीजेपी नेता वाईएस मधुवंती हैं। ये दिखाता है कि कैसे अगर हम बिना जाने किसी भी तरह के वीडियो को ट्वीट कर देते हैं, खास करके अगर आप एक किसी ऐसे ओहदे पे हैं या आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, तो ये करना नहीं चाहिए। वाईएस मधुवंती, अब केस दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं, पर जो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो था उसको आगे बढ़ाया, तो ये आगे बढ़ाना भी कितना नुकसान खड़ा कर सकता है, खास करके किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, वो साफ दिखता है इस मामले में। नमस्कार नगमा जी। नमस्कार। मैं आपके साथ आई एम विद यू। किसी भी प्रकार किसी को ये फेक वीडियोस को प्रमोट करने में आई डोंट स्टैंड बाय दैट। लेकिन टीम डीएमके के ये मंत्री लोग, एमएलए लोग पिछले 1 साल में पब्लिक मीटिंग्स में नॉर्थ इंडियंस के बारे में, हिंदी बोलने वाले के बारे में, पानीपुरी वाले, इतना घटिया बात बोल चुके हैं। ये वीडियोस भी वायरल हो चुके हैं, ये वीडियोस भी यूट्यूब में सभी लोग देख चुके हैं। तो क्या इन सब लोगों में भी एफआईआर भी डालेंगे? जो मंत्री के साथ और एमएलए के साथ
ये पोनमुडी जी बोले हैं, दयानिधि मारन जी बोले हैं, के नेहरू जी बोले हैं, उनका स्पोक्स पर्सन इलंगोवन जी बोले हैं, तो इनके खिलाफ भी एफआईआर डालनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अब तमिलनाडु के सीएम ने कहा है कि अफवाह फैलाने वाले जो हैं देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी नुकसान पहुंचा रहा है। उनके पार्टी के मंत्री लोग और एमएलए लोगों ने पिछले 1 साल में पब्लिक मीटिंग्स में इतने घटिया बात बोल चुके हैं नॉर्थ इंडियंस के बारे में और हिंदी बोलने वाले के बारे में, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर डालनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है तो वो भी गलत है ना। या बिल्कुल गलत है, और लेकिन ये भी सबक है कि किस तरह से मामला बहुत बढ़ सकता है, तूल पकड़ सकता है अगर जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। जो विश्वसनीय लोग हैं कम से कम उन्हें ये नहीं करना चाहिए जब तक कि सत्यता की जांच ना हो। विराग गुप्ता हमारे साथ है, वरिष्ठ वकील। कितना नुकसान हो सकता है सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फेक वायरल न्यूज जो हो जाती है, उससे किस तरह से माहौल बिगड़ सकता है, और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो सत्यता है, उसकी जांच किए बगैर सबसे बड़ा खतरा विराग जी यही है कि कैसे ये खबरें बहुत तेजी से फैल जाती हैं, कानून इसके ऊपर, और कितना खतरा आप लोग देखते हैं इस माध्यम से जो अफवाह फैलती है उससे। नगमा जी, 11 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ अफवाह फैली थी और पूरे भारत से और स्पेशली कर्नाटक वगैरह से वो भागे थे, और उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में जब मैंने मामला आर्गू किया था और उसके बाद सोशल मीडिया की गाइडलाइंस आई थी और ग्रीवांस ऑफिसर का सिस्टम आया था 2013 में, और मैं देख रहा हूं तब से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। और 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि 66A खत्म होने के बाद सेडिशन में या दूसरे मामलों में सिविल मैटर्स को क्रिमिनल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन जो संगठित आपराधिक तंत्र है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें एक पूरा कारोबार है, सोशल मीडिया का कारोबार है, बोगस जो यूजर्स उनका कारोबार है। और मस्क ने जब ट्विटर को लिया था तो बोला था कि ट्विटर में 5% से कम फेक न्यूज वाले या जो बॉट्स हैं या जो पूरे फर्जी यूजर्स हैं उनकी कमी होनी चाहिए। दूसरी जो दिक्कत है कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, उस ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में नए आईटी रूल्स बने हैं कि ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर, ये सारी बातें होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का भी एक मामला चल रहा है, पर ये सारे सिस्टम फेल हैं, और इस सिस्टम को फेल होने की वजह से हर मामला तो पुलिस में आ नहीं सकता है, और जो संगठित अपराधी हैं वो अपराधी अपना काम करते रहते हैं आईटी सेल्स के माध्यम से या बोगस यूजर्स के माध्यम से, उनकी एक आर्थिक व्यवस्था है। और जो तीसरी बात है कि जब पुलिस के पास ये मामला जाता है तो पुलिस एक राज्यों के दायरे में काम करती है, और जिला की पुलिस के पास अंतर्राज्यीय गिरोह के लोग या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, क्योंकि संविधान के तहत जो साइबर का मामला है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति बन गई है कि जो मामले मीडिया में हाईलाइट होते हैं उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन करोड़ों मामले रोजाना हो रहे हैं और उनकी शिकायत और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। एनसीआरबी के डेटा आप कह रहे हैं कि जी विराग जी, आपसे यही समझना चाहूंगी कि जो रिड्रेसल का सिस्टम है कि शिकायत जो हो रही है, कहां पे शिकायत हो, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं हुई या नहीं हुई, इसका फॉलो अप, इसका रिड्रेसल, ये बहुत उलझा हुआ है अभी। इसका सिंपल सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन आज तक नहीं हुआ जो 10 सालों से हम मांग कर रहे हैं कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म में एक टोल फ्री नंबर, एक ईमेल आईडी, एक व्हाट्सएप नंबर प्रसारित करे। तो अगर तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी को भी शिकायत हो तो लोग तुरंत अपना दर्ज कराएं। मतलब कि अगर ये YouTube पे हो या ये ट्विटर पे हो या टेलीग्राम, जहां आप देख रहे हैं वहां पे ये हो कि इस पे शिकायत दर्ज कराएं, तो ये मांग जो है इसको मानने में क्या मुश्किल है? इसमें इसकी दिक्कत ये है कि सेक्शन 79 आईटी एक्ट के तहत ये कंपनियां खुद को इंटरमीडियरी बोलती हैं, और इंटरमीडियरी कंपनियां कानूनी जवाबदेही से बचना चाहती हैं, जबकि संविधान और कानून का बेसिक सिद्धांत है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो करे सो भरे। तो ये कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और उस मुनाफे की आड़ में बड़े पैमाने पे फर्जी इनको फायदा होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है इस चीज का। तो अभी जो मामला दर्ज हुआ है या जो कार्रवाई इसमें होगी वो किस कानून के तहत होगी और क्या कार्रवाई इसमें हो सकती है? 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, यहाँ पे तमिलनाडु पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। विराग जी, देखिए, मैं पहले नंबर पर इस साइबर मामलों में, इस सिविल मामलों में क्रिमिनल ऑफेंसेस दर्ज करने के खिलाफ हूं कि किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने फेसबुक पोस्ट कर दिया, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको सोशल मीडिया से डिबार कर देना चाहिए।
दूसरे नंबर पर एक पूरा जो तंत्र है, जिस तंत्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं, वो लोग पूरा सर्कुलेट करते हैं, ओरिजिनेटर कौन है, कौन लोग हैं जो फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, उन लोगों की पड़ताल जरूरी है। सिर्फ 3-4 लोगों को जी आपने कहा क्रिमिनल इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि किस बड़े पैमाने पर इससे नुकसान होता है। इतने मारपीट, तनाव, 2 राज्यों की सरकारें बात कर रही हैं इसको लेकर, मामला बहुत बढ़ सकता था, विपक्ष ने निशाना साधा। और आप ये भी देखिए कि मजदूर वहां से काम छोड़कर जाने लगे, एक भय का माहौल। तो एक वीडियो जो है वो इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मैं डॉक्टर ए शक्तिवेल के पास वापस जाना चाहूंगी कि यहां पर जिस तरह की अभी कार्रवाई की गई है, जो मामले दर्ज हुए हैं यहां पर, उसके बाद से ये जो भय का माहौल था वो थमा है। अभी कुछ देर पहले बीजेपी की नेता बता रही थी कि जो कार्रवाई अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जब इन्हीं पार्टी के लोग नॉर्थ इंडियंस को टारगेट करते रहे, उन्हें बुरा भला कहते रहे, तो उन लोगों के खिलाफ किसी तरह का, इस तरह के एक हेट के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर भी सख्ती होनी चाहिए। आई एग्री विद व्हाटएवर वो लॉयर बोल रहा था वो ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी मिसप्रिंट हो तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। अभी भी ये एक्शन सब पब्लिसिटी करना चाहिए। क्यों नेक्स्ट टाइम उन लोगों को दे विल नॉट हैव अ डेयर टू ऐसा फेक न्यूज टाइप करेगा। ये फेक न्यूज में द लास्ट 1 वीक हमारा सब लोग का पीस चला गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट का चला गया, बिहार गवर्नमेंट का चला गया, और हमारा थोड़ा वो नुकसान भी हुआ है एक्सपोर्ट पे। ये सब कुछ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ये मीडिया में कुछ ना कुछ लॉ शुड बी वेरी सिवियर इसका ऊपर, बिकॉज दे आर एर्निंग फ्रॉम अस, बट उसपे दे आर वेरी केयरलेस। सो कोई भी साइबर क्राइम में कंप्लेंट करेगा, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ज्यादा, जी बिल्कुल, क्योंकि इमीडिएट एक्शन जरूरी है, साइबर क्राइम ही सही, पर उसका असर कितना होता है। आप देखें कि दूर दूर तक ये वीडियो फैल रहा था, माहौल खराब हो रहा था, तो ये तो है। पर अंजुम, हमारा एक बुनियादी सवाल वही है, जैसे अभी बीजेपी की नेता जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अभी नहीं है इस वक्त, YS मधुवंती, उन्होंने ये कहा था, सही कहा था कि जो नॉर्थ इंडियंस आते हैं उन पर पहले भी बहुत हमले हुए। बिहार के ज्यादातर लोग हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के और ज्यादा है मजदूर वहां पे, तो उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना, टारगेट हमने देखा था, महाराष्ट्र में तो हुआ ही था। तो मजदूर बिहार से हर जगह पे हैं। तो वही सवाल उठता है कि इतने दिनों की सरकार, सुशासन, तमाम चीजों के बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या है मजदूरों की जो काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाती है और वहां ये सब उन्हें झेलना पड़ता है। और एक बात, अंजुम जी, एक मिनट सर, अंजुम जी से पूछ रही हूँ मैं। हाँ नगमा जी, देश सबका है और इस देश का संविधान इस बात का अधिकार देता है कि कोई कहीं तो भी सही है कि कहीं भी जा सकते हैं, के लिए वो जा सकता। पलायन की अगर बात कह रही हैं तो इस बार पार्लियामेंट ने स्वीकार किया कि देश से 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने बेहतर लाइवलीहुड के लिए पलायन किया है। तो ये कहना कि मतलब बिहार आप कह रहे हैं कि सिर्फ राज्य से पलायन ही समस्या नहीं, देश से पलायन भी समस्या है। देश से पलायन बिल्कुल एक समस्या है, लेकिन बहरहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर से लोग छोड़ के जाते रहे हैं। पर आप शक्तिवेल जी कुछ कह रहे थे, हमारे पास समय खत्म हो गया है, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। साइबर क्राइम इज नॉट वेल, वो फाइंड आउट करने के लिए 1 हफ्ता हुआ, दे आर नॉट एबल टू लोकेट हु इज द मिसक्रेंट। तो साइबर क्राइम आल्सो शुड हैव लेटेस्ट इक्विपमेंट्स टू फाइंड आउट विद इन नवर्स टाइम लोग को फाइंड आउट करना चाहिए और उन्हें इमीडिएट अरेस्ट करके कुछ ठीक है क्रिमिनल केस डालना चाहिए। बिल्कुल, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और धन्यवाद आप तमाम लोगों का।